नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। देश के करोड़ों लोगों के जीवन में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कैलेंडर से नहीं, सांसों से गिने जाते हैं। 4 साल का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन जब यह समय किसी कर्मचारी या पेंशन धारक के जीवन से जुड़ा हो, तब यही 4 साल दवाइयों के पर्चों में, बच्चों की फीस की रसीदों में और घर की रसोई में रखी आधी खाली गैस सिलेंडर में दिखाई देने लगते हैं। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारक पिछले 4 वर्षों से एक ही सवाल अपने भीतर दबाए बैठे हैं, क्या हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा या यह इंतजार ही हमारी नियति बन चुका है। कोरोना काल के दौरान जब पूरा देश थम सा गया था, तब जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दी गई थी। उस वक्त कहा गया था कि देश संकट में है, सरकार पर भारी आर्थिक दबाव है और ऐसे समय में सभी को थोड़ा त्याग करना होगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने बिना किसी आंदोलन, बिना किसी हड़ताल, बिना किसी शोर शराबे के इस निर्णय को स्वीकार किया, यह सोचे बिना कि यह त्याग कब और कैसे लौटेगा। लेकिन समय बीतता गया, संकट गुजर गया, अर्थव्यवस्था संभल गई और त्याग अब सवाल बन गया। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो यह सवाल अपने आप उठता है कि क्या त्याग का मतलब हमेशा के लिए भूल जाना होता है? क्या अधिकारों को रोक देना आसान है लेकिन उन्हें लौटाना कठिन? 18 महीने का एरियर सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, यह उन लाखों घरों की कहानी है जहां पेंशन ही एकमात्र आय का साधन है, जहां बुजुर्ग मां बाप दवाइयों की सूची छोटा करने की कोशिश करते हैं, जहां इलाज टलता है, जहां बच्चों की पढ़ाई के फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं। 5 जनवरी को देश भर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की निगाहें एक जगह टिकी थी। उम्मीद थी कि शायद इस दिन कोई स्पष्ट दिशा मिलेगी। यह दिन इसलिए अहम माना जा रहा था क्योंकि शीर्ष अदालत ने सरकार से सीधा सवाल किया था, अगर 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाए तो सरकार पर कुल वित्तीय भार कितना पड़ेगा। सवाल सीधा था, सरल था और वर्षों से रुका हुआ था, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। जवाब की जगह समय मांगा गया। कहा गया कि आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, विभागों से जानकारी ली जा रही है और अभी पूरी गणना तैयार नहीं है। यहीं से वह बेचैनी शुरू होती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, क्योंकि अगर सरकार के पास अपने कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड नहीं है, अगर वेतन और पेंशन का डेटा उपलब्ध नहीं है, तो फिर यह व्यवस्था किस आधार पर चल रही है? और अगर सब कुछ उपलब्ध है तो फिर 18 महीनों की गणना इतनी जटिल कैसे हो गई? सवाल कठोर नहीं है, सवाल स्वाभाविक है और यही स्वाभाविकता इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना देती है। अब अगली तारीख तय की गई है 25 जनवरी 2026। यह तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई सांस है जो पिछले कई वर्षों से यह सोचते आए हैं कि शायद अब फैसला आएगा। सरकार के पास अब करीब 20 दिन हैं, 20 दिन जिनमें उसे यह बताना होगा कि 18 महीने का एरियर अगर ब्याज के साथ दिया जाता है तो उसका कुल खर्च कितना होगा। ये 20 दिन तय करेंगे कि ये मामला समाधान की ओर जाएगा या फिर एक और तारीख, एक और इंतजार जुड़ जाएगा। हालात अब पहले जैसे नहीं है। जब एरियर रोका गया था तब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में थी, लेकिन आज जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इनकम टैक्स की वसूली नए शिखर पर है, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। ऐसे में यह सवाल और भी गहराता है कि जो पैसा कर्मचारियों और पेंशन धारकों से अस्थायी तौर पर रोका गया था, वो अब तक क्यों नहीं लौटाया गया। 65 लाख पेंशन धारक कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये 65 लाख जिंदगियां हैं, जिनमें से अधिकांश ऐसी उम्र में हैं जहां आमदनी के नए रास्ते नहीं खुलते। यहां हर बढ़ती कीमत सीधा असर डालती है। 18 महीने का एरियर उनके लिए कोई अतिरिक्त लाभ नहीं, बल्कि जीवन को थोड़ा आसान बनाने का साधन है।
यही वजह है कि ब्याज की मांग भी गलत नहीं लगती। जब नागरिक टैक्स देर से देता है तो ब्याज देना पड़ता है। जब कर्मचारी किसी सरकारी राशि में देरी करता है ब्याज को संभार कर तो उससे भी ब्याज लिया जाता है। फिर जब सरकार खुद वर्षों तक पैसा रोके रखती है तो ब्याज की मांग को अनुचित कैसे कहा जा सकता है। सरकार की चिंता समझी जा सकती है। ब्याज जुड़ते ही राशि बड़ी हो जाती है, वित्तीय दबाव बढ़ता है, लेकिन कर्मचारियों की चिंता भी उतनी ही वास्तविक है। हर दिन की देरी उनके जीवन में नई अस्थिरता जोड़ती है। 25 जनवरी के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। अगर सरकार पूरी और स्पष्ट गणना पेश करती है और अदालत संतुष्ट होती है तो रास्ता खुल सकता है, लेकिन अगर फिर से अधूरा जवाब आया तो यह मामला और लंबा खींच सकता है। इसी बीच सैलरी और पेंशन को लेकर एक और बड़ा बदलाव सामने खड़ा है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा और रिपोर्ट आने में समय लगेगा। आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट के बाद कैबिनेट की मंजूरी होगी और अनुमान है कि वास्तविक लाभ जनवरी 2028 से मिलना शुरू होगा। यहां फिर वही सवाल उठता है, अगर लाभ 2028 से मिलेगा तो 2026 और 2027 का क्या होगा? इसका उत्तर यही है कि इस अवधि का एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा, यानी 2 वर्षों का एरियर, जो राशि के लिहाज से मामूली नहीं होगा। लाखों रुपए तक पहुंचने वाला यह एरियर भविष्य में एक बड़ी राहत बन सकता है। इसका मतलब साफ है कि 8वां वेतन आयोग तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, भले ही उसका भुगतान बाद में शुरू हो। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी बदलाव सामने है। 1 जनवरी 2026 से इसकी दर 58% से बढ़कर 60% मानी जा रही है। आधिकारिक घोषणा मार्च 2026 में होने की संभावना है। घोषणा होते ही मार्च की सैलरी और पेंशन में जनवरी और फरवरी का एरियर भी जुड़ जाएगा, यानी महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी थोड़ी राहत जरूर देगी। इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण पहल सामने आई है, पेंशन अदालत का आयोजन। 25 जनवरी 2026 को देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, इसमें कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिन पेंशन धारकों को पेंशन कम मिल रही है, जिनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई है, फैमिली पेंशन से जुड़ी समस्याएं, एरियर का भुगतान, ओआरओपी, पीपीओ में नाम या जन्मतिथि की त्रुटियां, इन सभी मुद्दों को सीधे अधिकारियों के सामने रखा जा सकेगा। पिछले अनुभव बताते हैं कि ऐसी अदालतों में अधिकांश मामलों का समाधान मौके पर ही या फिर 10 से 15 दिनों के भीतर कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए पेंशन धारकों को अपने सभी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। पीपीओ, बैंक पासबुक, रिकॉर्ड ऑफिस की किताबें और अन्य संबंधित कागजात। ये आयोजन उन लोगों के लिए एक अवसर है जो वर्षों से फाइलों और कार्यालयों के चक्कर काटते आ रहे हैं। ये पूरा परिदृश्य एक साथ कई सच्चाइयों को सामने रखता है। एक तरफ 18 महीने का एरियर, दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता और पेंशन अदालत। ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ सरकारी फैसले नहीं हैं, बल्कि उन लाखों लोगों के जीवन से जुड़े निर्णय हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपने साल लगाए हैं। ये कहानी किसी एक दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन 25 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख बन सकती है जहां से या तो समाधान की शुरुआत होगी या फिर इंतजार का एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उम्मीद यही है कि यह इंतजार अब खत्म हो, क्योंकि अधिकार को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अधिकार अपने आप मिलना चाहिए, और यही उम्मीद इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब बात 8वें वेतन आयोग की होती है तो अक्सर चर्चा सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी तक सिमट जाती है, लेकिन असल तस्वीर इससे कहीं बड़ी है।
आठवां वेतन आयोग केवल वेतन संशोधन नहीं है, ये आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिरता का आधार बनने वाला है। 1 जनवरी 2026 से इसे लागू माना जा रहा है। नौ कर्मचारियों, भले ही इसका वास्तविक भुगतान बाद में शुरू हो। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार ने यह मान लिया है कि 7वें वेतन आयोग की संरचना अब मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गई है। 8वें वेतन आयोग का सबसे अहम पहलू उसका एरियर है। यदि रिपोर्ट 2028 में लागू होती है तो 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक का पूरा अंतर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एरियर के रूप में दिया जाएगा। यह 2 साल का एरियर मामूली नहीं होगा। यह केवल बेसिक पे में अंतर नहीं होगा, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते और पेंशन से जुड़े संशोधन भी शामिल होंगे। कई कर्मचारियों के लिए यह राशि लाखों रुपए तक पहुंच सकती है, जो उनके जीवन की बड़ी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की भूमिका यहां और महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में जो दरें लागू हैं वे 7वें वेतन आयोग की गणना पर आधारित हैं। जैसे ही 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जाएगा, महंगाई भत्ते की गणना का आधार भी बदल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो डा अभी प्रतिशत के रूप में दिखता है वह नई बेसिक सैलरी पर लागू होगा, जिससे वास्तविक लाभ कहीं अधिक होगा। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशन धारक केवल प्रतिशत वृद्धि नहीं बल्कि उसके आधार को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। 1 जनवरी 2026 से डा और डॉक्टर में जो बढ़ोतरी मानी जा रही है वह इस बदलाव का संकेत है। 58% से बढ़कर 60% तक पहुंचना केवल 2% का आंकड़ा नहीं है। यह उन खर्चों की भरपाई का प्रयास है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राशन, दवाइयां, बिजली, पानी, परिवहन, इन सभी पर बढ़ता खर्च किसी भी तय आय वाले व्यक्ति के लिए सीधी चुनौती है। ऐसे में डॉक्टर का हर प्रतिशत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं ईपीएस और एपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों की, जिनकी स्थिति अक्सर चर्चा से बाहर रह जाती है। ईपीएस पेंशन धारक वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा ईपीएस पेंशन कई मामलों में इतनी कम है कि उससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। 8वें वेतन आयोग की चर्चा के साथ ये है, उम्मीद भी जुड़ी है कि ईपीएस पेंशन की संरचना पर दोबारा विचार होगा। भले ही ईपीएस सीधे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आता, लेकिन सरकार पर नैतिक और सामाजिक दबाव बढ़ता जा रहा है कि ईपीएस पेंशन को भी सम्मानजनक स्तर तक लाया जाए। एपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी आने वाला समय अहम है। उच्च पेंशन के विकल्प, योगदान की गणना और पेंशन योग्य वेतन की सीमा, ये सभी मुद्दे अभी भी स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद एपीएफओ योगदान का आधार भी बदलेगा, क्योंकि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी सीधे पीएफ योगदान को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि बढ़ेगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली कुल रकम में भी इजाफा होगा। ईपीएस पेंशन और डॉक्टर का आपसी संबंध भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहां केंद्रीय पेंशन धारकों को महंगाई राहत मिलती है, वहीं ईपीएस पेंशन धारक लंबे समय तक इससे वंचित रहे। यही असमानता सबसे बड़ी चिंता का विषय है। महंगाई सभी के लिए समान होती है, लेकिन राहत सबको समान नहीं मिलती। ऐसे में 8वें वेतन आयोग और उससे जुड़े सुधारों से यह उम्मीद की जा रही है कि पेंशन प्रणाली में कुछ संतुलन आएगा। 8वें वेतन आयोग के एरियर का एक और पहलू है टैक्स। जब एकमुश्त एरियर का भुगतान होता है तो उस पर टैक्स का प्रभाव भी पड़ता है। कर्मचारी और पेंशन धारक यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर कोई व्यावहारिक समाधान निकालेगी, ताकि एरियर का बड़ा हिस्सा टैक्स में ही न चला जाए। पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां एरियर को अलग अलग वर्षों में बांटकर टैक्स राहत दी गई है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी ऐसा ही कोई रास्ता निकलेगा। महंगाई भत्ता और 8वें वेतन आयोग का तालमेल आने वाले वर्षों में तय करेगा
कि कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति कितनी बढ़ती है। केवल सैलरी बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है जब तक वह महंगाई की रफ्तार से आगे न निकल सके। यही कारण है कि डा की गणना पद्धति और उसके संशोधन पर भी नजरें टिकी हैं। यदि महंगाई के आंकड़े वास्तविक खर्चों को सही तरीके से दर्शाते हैं तो डा एक मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है। एपीएस पेंशन धारकों के लिए यह समय केवल उम्मीद का नहीं बल्कि धैर्य का भी है। सरकार ने कई बार यह संकेत दिया है कि पेंशन सुधारों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर बदलाव धीरे धीरे ही दिखाई देता है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया के दौरान यह मुद्दा फिर से चर्चा में आना तय है, क्योंकि जब बात जाता था जमीन पर बदलाव का फासले की समय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव होगा, तब ईपीएस पेंशन की कम राशि और ज्यादा असमान दिखाई देगी। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग, उसका एरियर, डा डॉटर में बढ़ोतरी, एपीएफओ योगदान और एपीएस पेंशन, ये सभी एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। यह कहानी केवल सरकारी फाइलों में नहीं लिखी जा रही, बल्कि देश के लाखों घरों में रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा है। कोई इसे बच्चों की पढ़ाई से जोड़कर देखता है, कोई इलाज से, तो कोई अपने बुढ़ापे की सुरक्षा से। आने वाले समय में जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सामने आएगी, तब यह साफ होगा कि सरकार इन सभी पहलुओं को किस हद तक संतुलित कर पाती है। लेकिन इतना तय है कि कर्मचारी और पेंशन धारक केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस और समयबद्ध फैसले चाहते हैं। वे यह नहीं चाहते कि हर अधिकार के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि इंतजार का बोझ सब ज्यादा उसी पर पड़ता है जिसकी आय सीमित होती है और जरूरतें बढ़ती जाती हैं। ये पूरा दौर बदलाव का है और इस बदलाव में सबसे अहम यह है कि नीतियां कागजों से निकलकर जीवन में उतरें। 8वां वेतन आयोग तभी सार्थक होगा जब उसका असर कर्मचारियों, ईपीएस पेंशन धारकों और ईपीएफओ से जुड़े हर व्यक्ति की जिंदगी में वास्तविक रूप से दिखाई देगा। यही उम्मीद है और यही इस पूरी कहानी का मूल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।